हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो टाइटल है मेरी वीडियो का वो है हाउ टू क्रैक एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और इसमें मैं बेस्ट टिप्स और मोटिवेशन दूंगा आपको, बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जिनके थ्रू आप इन एग्जामों को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा मोटिवेशन लेवल। तो तैयारी के करते समय आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो थिंकिंग है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशंस की जो सबसे बड़ी की है उसे मैं कहूँगा कि कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है और राइट डायरेक्शंस के अंदर हमें जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में प्रयास करने चाहिए। तो शायद पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट से वो ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें अपनी प्रिपरेशन के समय, क्योंकि अगर आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, कभी कभी ऐसा आता है स्टूडेंट को ऐसा महसूस होता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो याद रखें कि बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल बुक वो अपने साथ रखें और याद रखें कि जीवन के अंदर जो सफलता है उनके लिए बहुत अंधेरों से गुजर के जाना पड़ता है जब लाइफ जो हमारी कामयाब होती है। तो पहली जो मैंने कोटेशन यहाँ पे लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे बड़े रोल मॉडल रहे हैं, बड़े आइडियल में उन्हें मानता हूँ अपने, और देश के बहुत सारे बच्चे के आइडियल कलाम साहब हैं। उनकी वेल नोन कोटेशंस है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। तो सपने जो है वो नहीं है जो आप सोचें कि आप सोएंगे और सोते समय देखेंगे, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो आप जो जीवन के अंदर सदा याद रखें कि जब भी बड़ा टारगेट आपको अचीव करना है तो याद रखें कि वो बड़ा टारगेट तभी मिल पाएगा जब हम दिन रात मेहनत करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे और जो हमने सोचा है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा अचीवमेंट है, जो हमारा ड्रीम है, जो हम चाहते हैं कि जीवन के अंदर कामयाबी की बुलंदियों तक जाएं, वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम दिन रात अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में राइट डायरेक्शन के अंदर जीवन में प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, थोड़ा से प्रयास के अंदर ही कई बार निराशा में पहुंच जाता है। तो याद रखें कि की है आप मोटिवेट रहें, ऐसे ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने का प्रयास करें जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट पाए हैं और जिन्होंने बहुत जीवन में बहुत, कलाम साहब की आप जीवनी को पढ़ें तो आपको खुद ही पता चलेगा कि एक ऐसा भी इंसान था, अगर लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि उनके अचीवमेंट इतनी गरीबी से वो चले, जहां उन्होंने न्यूज़पेपर तक बेचे और फिर देश के बड़े बड़े जो पद थे वहां तक पहुंचे और जीवन के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट उनके नाम हैं। तो आप पढ़ें, कलाम साहब की जीवनी को पढ़ें। बहुत सारे यूट्यूब पे कलाम साहब के मोटिवेशंस के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे जो और लोगों ने उनकी जीवनी के बारे में लिखा है, वो भी आपको मिलेंगी। तो निश्चित तौर से आपको प्रेरणा देंगी और प्रेरणा ही जीवन के अंदर सफलता का एक बड़ा कारण बन जाती है। दूसरा मैंने लिखा है कि कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क आर बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। तो फेलियर को अगर हम जीवन में चाहते हैं कि सफल हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का हो और साथ साथ हमारा हार्डवर्क हो। और इसी में मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। आप ऐसा ना करें कि हार्डवर्क तो करें लेकिन राइट डायरेक्शन में ना हो, क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क नहीं करते तो आपको निश्चित तौर से नाकामयाबी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन ऐसी चीज है कि जो हमारे फेलियर्स रहते भी हैं जीवन के अंदर, उनको हम जीवन में ओवरकम करके सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए ये लाइन कि जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और आपको जीवन में कामयाब इंसान बनाएगी, उसके लिए कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। तो हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन में जो मैं कहना चाहूंगा, राइट डायरेक्शन क्या है, उसी के लिए आज मेरा ये वीडियो है कि बेसिकली आप इस चीज को सदा जीवन में याद रखें कि आपका जो पाथ है वो आपको बहुत क्लियर हो, जीवन के अंदर आपको पता हो कि हमें जीवन में क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जीवन के अंदर अपने एम को ही तय नहीं कर पाते और क्या होता है कि जीवन के अंदर उनके जो अचीवमेंट है वो बिग नहीं हो पाते। तो जीवन में तय कर ले, अगर आपने सोचा हमें एमएससी फिजिक्स करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो मैं कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण टिप्स में डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार मेरी वीडियो है मोटिवेशंस पे, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, कुछ आगे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। कैरियर काउंसलिंग पे मेरे बहुत अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के चैनल जो मैं चलाता हूँ, फिजिक्स फॉर डॉक्टर ललित कुमार, इस पे आपको मिलेंगे कंटेंट्स जो एमएससी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जेम, गेट, रैंक, बार, जेस्ट के स्टूडेंट्स हों और चाहे इसके साथ साथ डीयू, जेएनयू, बीएचयू
इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, चाहे एससी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सभी के लिए कंटेंट्स वहाँ पर उपलब्ध है। आपको करना क्या है वो महत्वपूर्ण है। करना यह है कि आप सब वीडियो को ना देखें, आप सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल उन्हीं वीडियो को देखने का प्रयास करें जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, जिन कंसेप्टों की आपको जरूरत है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी मेरी ऐसी वीडियो हैं जिनको आप निश्चित तौर से देखें, आपको लाभ मिलेगा। आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं 10 बेस्ट टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए कि अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। और ये बेस्ट टिप्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 10 बेस्ट टिप्स। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको डायरेक्शन देंगे और बहुत सारे बच्चों की जिंदगी को एक दिशा भी देंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले में लिखा है सॉल्व लास्ट ईयर पेपर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेल। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहली चीज होती है वो ये है कि आप जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो आपके पास हों। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स को पढ़ने के तुरंत बाद ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आप ऐसा ना करें कि लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें, उससे कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा तब है जब पहले आप उस टॉपिक को तैयार करें। आप दो तरीका का पैटर्न इसमें अपना सकते हैं कि पहले आपने कोई पर्टिकुलर बुक ली, पूरी की पूरी बुक तैयार कर ली, हर चैप्टर पढ़ लिया और चैप्टर में भी थ्योरी के साथ साथ ज्यादा फोकस करें अप्लाइड प्रॉब्लम्स पे। क्योंकि हो क्या रहा है कि थ्योरी जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपसे अप्लाइड प्रॉब्लम्स नहीं निकलेंगी। तो थ्योरी को करें पहले तैयार, लेकिन अप्लाइड प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जो कंपटीशंस की दुनिया है उसमें याद रखें, मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ कि अप्लाइड प्रॉब्लम आप जितनी ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं उन्हें निकालने का प्रयास करें। उन अप्लाइड प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक की एक सीरीज दे रखी है। आप मेरी कंटेंट में जाएं, वहां पे मैंने रेफरेंस लिखे हैं कि आप रेफरेंसों में क्या पढ़ें। IIT जेईई के लिए मैंने एक वीडियो दी है, उसमें मैंने रेफरेंस लिखे हैं कि आप इन रेफरेंसों को पढ़ें। क्योंकि स्टूडेंट जनरली क्या करता है, क्वालिटी कंटेंट को नहीं पढ़ता और लोकल बुकों को पढ़ता रहता है। उन लोकल बुकों से क्वेश्चंस नहीं लगते और फिर स्टूडेंट ऐसा पल होता है तो काफी फ्रस्ट्रेशन में जाता है। तो याद रखें कि 10 इयर्स के पेपर को सॉल्व करें कम से कम, और आप ज्यादा से ज्यादा पेपर को सॉल्व करें। सपोज कि आप BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि केवल आप BHU के पेपर सॉल्व करेंगे। BHU के साथ साथ और भी जो एग्जाम्स हैं हमारे MSc के लेवल के, उनके जो पेपर्स हैं उन्हीं पेपरों को सबको ही सॉल्व कर लें। जिससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास क्वेश्चन की कवरेज ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पेपर एनालिसिस में एक चीज़ जो मैं सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें कि जैसे ही आप पेपर को सॉल्व करें तो देखें कि टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो उस टॉपिक को जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एक हॉट टॉपिक लिस्ट बना लें कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। उन पे फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा दें जहां से हॉट टॉपिक लिस्ट है। जैसे मैंने कहा है सेकंड पोर्शन पे मैंने कहा है कि जैसे ही आप पेपर को सॉल्व करें और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ ले के यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक फोकस लिस्ट तैयार करें। उस फोकस लिस्ट मैंने जैसे CSIR नेट के लिए भी स्टूडेंट के लिए 50 टॉपिक्स की एक लिस्ट जारी की है। अगर आप रिक्वायरमेंट आपको लगता है तो मैं आगे आपके लिए भी प्रिपरेशन में बताऊंगा कि आपके लिए हॉट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि बाकी के सिलेबस को छोड़ जाएं, लेकिन हॉट टॉपिक को बहुत ज्यादा वेटेज देकर चलें, क्योंकि उसी क्वेश्चन के आसपास के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे बतौर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और कोई किसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ तो आप ऐसे सोच कर चलें कि उसने सपोज किया फेज स्पेस पूछ लिया कि फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी जो हमारा होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब आप फेज ट्रेजेक्टरी आपने सॉल्व की है तो आप ये सोच कर चलें उसी समय पर प्रिपरेशन के समय पे ही कि अगर फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी हमारी पार्टिकल को अगर ग्रेविटी के अधीन फेंक दिया तब क्या होगी, अगर पार्टिकल्स SHM करता है लेकिन अगर फ्रैक्शन फोर्स काम करता है तब क्या होगी, अगर डैम्प्ड का केस हो गया, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मींस फ्रैक्शनल फोर्स भी लग रहा है, उसके साथ साथ एक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है। तो इस तरीका की चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि जहां क्वेश्चन आया केवल वहीं रुक जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होता है सच, उसी के आसपास की चीजें फर्दर आती हैं लेकिन उसके ऊपर के लेवल पर आती हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का क्वेश्चन मैं उठाऊं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, अभी मैं BHU का एक पेपर देख रहा था, डेंसिटी ऑफ स्टेट 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन गैस के लिए अभी 2019 में। तो जैसे ही आपको 2 डायमेंशंस में क्वेश्चन आ गया तो याद रखें कि 3D में पूछ सकता है आगे, तो 3D की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। 1 डायमेंशंस में अगर क्वेश्चन आ जाता तो 1 डायमेंशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, और फेज सेल के साथ साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेंगी, उनके कर्व कैसे होंगे, तो वो होती है स्मार्ट प्रिपरेशन। आप ऐसा ना करें कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपका काम पूरा हो गया, नहीं।
ये आपकी तैयारी का सही पैटर्न नहीं है। सही पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व करें ही, उसके आसपास की चीजें शुरू कर दें। 2 डायमेंशन पर क्वेश्चन पूछा है, 1D में कैसा होगा, 3D में कैसा होगा, अगर इसमें ये चीज पूछी गई है, अगर फर्दर ये चीजें और पूछी जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आप प्रिपरेशन करें, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन करें। आप सदा याद रखें कि आप जहां एग्जामिनर सोचने वाला है उससे पहले आप सोच लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। स्टूडेंट जनरली क्या करता है कि पेपर्स को, पीछे के क्वेश्चनों को सॉल्व करता है और सोचता है कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन होता है कि उनमें से क्वेश्चन या तो रिपीट नहीं होते या होते हैं तो बहुत कम होते हैं और वो सिलेक्शन से स्टूडेंट बाहर चला जाता है। तो की है कि आप जो आ रहा है उसको समझें, क्या आ रहा है, उसके बाद ये सोचें कि जो फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक पर वो क्या क्या बन सकते हैं। तो उन टॉपिकों पर खासतौर से फोकस करें। तो यूपीएससी तैयारी इसको कहूँगा मैं, इस पर ध्यान रखें। ट्राई टू लर्न मोर मेमोराइज, मैंने यहाँ वर्ड्स लिखा है, ट्राई टू मेमोराइज द ऑल फार्मूला। आप क्या करें कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें भी 2 पोर्शंस में रख लें उस सिलेबस को, एक हॉट टॉपिक लिस्ट से और एक हमारे जो थोड़े कम पूछे जाते हैं, बल्कि उसमें भी 3 पोर्शंस पे जाएं। एक ऐसे क्वेश्चंस रखें जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक ऐसे क्वेश्चंस रखें जहाँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मॉडरेट इंपॉर्टेंट हैं, और एक ऐसे पोर्शन पे जाएं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा समय हॉट टॉपिक पर गुजरे, उसके बाद मॉडरेट पर गुजरे और सबसे कम समय आपका जो है वो लीस्ट जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे गुजरे। ये की है सक्सेस की, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है जो आने ही वाला नहीं है, कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट को यही क्लियर नहीं होता कि मुझे पढ़ना क्या है, तो वो क्या करता है उन क्वेश्चनों को, उन चीज़ों को पढ़ता रहता है जहाँ से क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो फिर क्या होता है वो सिलेक्शन से बाहर चला जाता है। तो की है कि आप फोकस लिस्ट पे आप अपनी तैयारी को कम से कम 60 to 70% जो समय है उसे फोकस पे गुजारें। जो हमारा मीडियम फोकस पॉइंट है उन पे अप्रोक्स 20% गुजारें और लीस्ट फोकस पे 10 या 10% से भी कम समय गुजारें। तो मतलब ये है कि जहां से ज्यादा आ रहा है वहां समय ज्यादा, जहां से कम आ रहा है वहां समय कम। इस प्लानिंग पे आपको चलना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि लीस्ट फोकस में से क्वेश्चन ज्यादा आगे तो आप सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे, लेकिन 10-15% अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है तो आप जीरो नहीं रहेंगे, कुछ बहुत सारी चीजें आपको पढ़ी हुई होंगी तो आप फिर भी कर पाएंगे, तो ये आपके लिए सेव हो जाता है। लेकिन ज्यादा जो टॉपिक है, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, पीछे के पेपर्स लेते हैं और पीछे के पेपरों के एनालिसिस को करके ही नया क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, कोई क्वेश्चंस लिया, सॉल्व करने बैठे, उन्हें पता है 2D पे क्वेश्चन है, 3D में पूछ लो। जैसा सपोज किया हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो 2D में, 3D में और 1D में वो तीनों केसेज होते हैं। तो याद रखें 2D में क्वेश्चन आ चुका है तो 3D में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। 1D में अगर आ चुका है तो 2D और 3D की प्रॉब्लम कैसे बनेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे डिफरेंट केसों में निकालेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट पूछी है तो याद रखें फर्स्ट एक्साइटेड कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे, वेव फंक्शन हम कैसे, अगर फर्स्ट 1D का ये है तो सेकंड D और D में और 3D में कैसे निकालेंगे। ये सब चीज़ें हमें प्लानिंग के साथ करनी है, तो हमारे लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। ट्राई टू मेमोराइज और फार्मूला, आप सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस जो आपका है उसके जितने भी फार्मूले हैं उनके लिए नोट्स बना के रखें, उन फार्मूलों को लगातार रिवाइज करते रहें, रात को सोते समय या सुबह जैसे ही उठते हैं उन फार्मूलों को जरूर देखें। 24 घंटे के अंदर या उस 2 या 3 दिन के अंदर आपके सभी फार्मूले रिवाइज होते रहने चाहिए, क्योंकि इतनी बार रिवीजन करते हैं उनका कि आपके टिप्स पर सारे फार्मूले हों। जैसे आप पेपर में जाएं तो कहीं पे भी आपको ऐसा ना लगे कि मुझे फार्मूलों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम है, तो ये याद रखें। उसके अलावा होल सिलेबस को रिवाइज करें, सिलेबस आपके सामने हो। आप सदा याद रखें कि अपनी बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, सिलेबस को मार्क कर लें किन किन टॉपिक ये हमारे सिलेबस में ये हैं। तो आप क्या करें कि जो आपके पास बुक है उसमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि पढ़ते समय पे उन टॉपिक को बिल्कुल ना पढ़ें जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं देखते कि सिलेबस में क्या दे रखा है और पढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं और उनका कोई फायदा नहीं होता। बाकी जो कंसेप्ट है उनके वो कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि कंटेंट बढ़ जाता है और कंटेंट बढ़ के क्या होता है कि जो क्वालिटी कंटेंट है उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। तो याद रखें कि ये आपकी की है। उसके अलावा सदा प्रिपरेशंस में स्मार्ट रहें। स्मार्ट प्रिपरेशंस उसको कहते हैं कि आपके पास
जैसे ही आप बुक एनालिसिस करें तो पेपर में देखें कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर बुक है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बतौर मैं एग्जांपल उठाता हूँ कि वो क्वेश्चंस में देख रहा है कि जो क्वेश्चन है हमारे पास थर्मल स्टैटिस्टिकल से ज़्यादा है, तो थर्मल स्टैटिस्टिकल पर आपका समय भी ज़्यादा जाना चाहिए। ऐसा ना करें कि जो बुक कम पूछी जा रही है उस पर फोकस कम रखें, जिस पर ज़्यादा पूछी जा रही है उस पर ज़्यादा बना के रखें। नहीं, इसको कहते हैं हम स्मार्ट प्रिपरेशन। साथ साथ ये भी याद रखें कि पीछे के एनालिसिस को देख लें कि जो हमारे पेपर्स हैं उनमें कौन सी बुक कौन से मार्क्स कितने मार्क्स में आती है। तो मैंने वीडियो दे रखी है जिनमें मैंने पीछे एनालिटिक दे रखा है कि कौन से साल में कौन सी बुक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। वो मैंने BHU के लिए DU के लिए पिछली साल भी जारी की थी लिस्ट। उसके अलावा याद रखें कि जो हमारे पिछली साल का पेपर है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आप इस ईयर के पेपर को देख रहे हैं कि भाई इस ईयर हमें पेपर देना है, तो उससे पीछे वाला जो ईयर है उसको खास तौर से फोकस पर रखें और पीछे के जो 3 साल है उनको बहुत ज़्यादा फोकस पर रखें। आप देखें कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसमें देखें कि एग्जामिनर किस तरीका से अपने आप को चेंज करता है क्वेश्चन पूछने में। जैसे आप इस चीज़ को समझना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान राहें हो जाएंगी। मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ लैग करता है, केवल पढ़ता रहता है, उसे यही नहीं पता कहाँ से क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल चीज़ें। उसके अलावा एक बहुत ही स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ कि आप अपने टॉपिक को जैसे ही तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से फॉर्मूले आपने किए, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, लास्ट ईयर के पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से। फिर आप सोचें कि फर्दर नए नए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और उन नए नए क्वेश्चन को अपने आप एक कॉपी में मेंशन करके रखें। आप उस समय पर आपकी थिंकिंग जो है वो ब्रॉड होना शुरू होगी, आपको लगेगा कि अब हम सोचने लगे हैं। मैं खासतौर से कलाम साहब से ये भी इस चीज़ से भी मोटिवेट रहता हूँ कि जो हमारी पढ़ाई है वो हमें थिंकिंग की तरफ को अप्रोच करानी चाहिए कि हम सोचें। अब स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता रहता है, सोचता कुछ भी नहीं है, केवल पढ़ाई खत्म हुई उसकी और किताब बंद की, छुट्टी हो गई। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने फर्दर कुछ नया सोचने का अगर प्रयास नहीं किया तो कंपटीशन की राहें भी मुश्किल हो जाती हैं और दुनिया को कुछ देने की जो कैपेसिटी है वो हमारे अंदर जनरेट ही नहीं होती। तो आप याद रखें कि क्रिएटिविटी जो है वो आप क्रिएट करने का प्रयास करें और वो उसका तरीका वही है कि आपने टॉपिक लिया, आपने सोचा कि भाई इसके क्वेश्चंस हमने लिए और इतने डीप तक पढ़ें उन चीज़ों को कि आप नए नए क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट होने शुरू हो जाए, फिर आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये मैं स्मार्ट टिप्स में कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा था। उसके बाद मैं कहूँगा बी कूल, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इन लाइफ, ये मेरा मेन वो रहता है सभी वीडियो पे। जीवन में कूल रहें, आप पेशेंस के साथ रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें। उसके अलावा एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, क्योंकि दुनिया में क्या है, नेगेटिव लोगों की भरमार है। आप जिससे भी बात करोगे वही जीवन में आपको नेगेटिविटी की तरफ को प्रेरित करता है, कहता है कुछ नहीं हो पाएगा, सब जीवन बेकार है, या हम जीवन में इतना आसान नहीं है कंपटीशन निकालना। तो क्या होता है, वो जीवन के अंदर जो बच्चा है जो मेहनत कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होता है। तो सदा याद रखें, इंकरेज जो लोग करते हैं उनसे एक रिलेशन रखें, ऐसे लोगों से रिलेशन बिल्कुल ना रखें जो आपको दिन रात डिस्करेज करते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन इज द बेस्ट की। और साथ साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने जीवन में सीखी है, औरों को मोटिवेट करने का प्रयास करें। जैसे ही आप औरों को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर से खुद को मोटिवेट करेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार शुरू हो गया है जैसे ही आप औरों को मोटिवेट करते हैं। तो याद रखें कि आप अगर बड़ी क्लास में हैं, सपोज किया ग्रेजुएशन में हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद में जो आपके जो नीचे बच्चे हैं, 10th 12th के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करना शुरू करें। जैसे ही आप लगेगा कि आपने और बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया तो आपके अंदर खुद महसूस होगा आपको कि एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर बननी शुरू हो गई है और वो फिर आपको सफलता दिलाएगी। उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो और बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। आप अपने एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में क्या ये कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे सपोज किया किसी पर्टिकुलर शहर में आप रहते हैं, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पे, जैसे आप एक ग्रुप बना सकते हैं। कुछ टॉपिक्स एक स्टूडेंट तैयार करें, दूसरा और तीसरा टॉपिक, चौथा, तो 4 टॉपिक्स पर फिर आपस में डिस्कस कर लें। तो ग्रुप डिस्कशन की है। उसके अलावा फोन पर डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स। तो आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका पॉजिटिव एडवांटेज उठाने का प्रयास करें। सदा कहता रहा हूँ मैं, रीड क्वालिटी मटेरियल ऑलवेज। आप अपनी प्रिपरेशन में याद रखें कि आप लोकल जो कंटेंट है उसको ना पढ़ें, आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ें जो आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस चलते हैं उन्हीं को केवल पढ़ें। क्योंकि होता है कि स्टूडेंट जनरली क्या करता है, बुकों के ढेर लगा देता है और क्या करता है, लोकल रेफरेंसेजों को पढ़ता रहता है, ऐसे रेफरेंसों को पढ़ता रहता है कि वहाँ उन बुकों से क्वेश्चंस ही नहीं आते जनरली कंपटीशंस की दुनिया में। तो याद रखें कि आपके पास जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ओनली रीड क्वालिटी कंटेंट्स, केवल और केवल क्वालिटी कंटेंट पर भरोसा रखें।
क्वालिटी कंटेंट्स में स्टूडेंट सोचता है क्वालिटी कंटेंट सर कैसे पता चले क्वालिटी कंटेंट है। याद रखें कि क्वालिटी कंटेंट उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जो रेफरेंसेज हैं वो रिकॉग्नाइज रेफरेंस हैं। जैसे टीएमएस पब्लिकेशन से कोई रेफरेंस है, मैं एक बतौर एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा मैकग्रे-हिल पब्लिकेशन का कोई रेफरेंस है। टीएमएस पे अगर आप पढ़ेंगे, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे, क्योंकि टाटा मैकग्रे-हिल पब्लिकेशन कोई लोकल रेफरेंस है ही नहीं। वो केवल और केवल क्या करता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट को देता है। उसी तरीका से आप सपोज कि आप पियर्सन पे जाते हैं, पियर्सन की बुक पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो पता है कि पियर्सन एक बहुत ही अच्छा जो हमारा वेल रिकॉग्नाइज जो रेफरेंस है। तो पियर्सन ऐसी जो पब्लिकेशन है ऐसी बुक नहीं छापता कि जो लोकल टाइप हो। तो पियर्सन हुआ, टाटा मैकग्रे-हिल पब्लिकेशन हुआ, ये हैं और कुछ मैंने लिस्ट दे रखी है, वहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा। अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर रखें कि हमें क्वालिटी कंटेंट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, केवल क्वालिटी कंटेंट को ही पढ़ना है। उसके अलावा